तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर पर बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि मेन चीज़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड थर्ड इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी डील विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम, यानी मनुष्य के भलाई के लिए बायोटेक्नोलॉजी में जीव जंतुओं का और कुछ बैक्टीरिया का और उनके प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है ताकि मानव कल्याण में इनका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान लिया जा सके। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयरऑफ, यानी नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान जो हम प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें साथ साथ ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स, उनके पार्ट्स, इनका यूज़ किया गया है ताकि मानव कल्याण किया जा सके। ये यूरोपियन फेडरेशन है। जहाँ तक प्रिंसिपल की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ें हैं, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल एनवायरनमेंट, यानी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यानी जीन के एक पार्ट को कट करके दूसरे पार्ट में जोड़ना, यानी कटिंग, एडिंग, मैनिपुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल हैं। और साथ साथ हमें स्टाइल एनवायरनमेंट भी रखना है ताकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कोई भी चांस ना रहे। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ टेक्निक का यूज़ करके, कुछ एंजाइम का यूज़ करके डीएनए या आरएनए को कट किया जाता है और उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी होस्ट का रूप, रंग, आकार, आकृति डिपेंड करती है उसके जीनोटाइप पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक जीन को कट किया और जीन को कट करके किसी दूसरे जीन के साथ ऐड कर दिया और एक नया जीव तैयार किया। इसे हम ट्रांसफॉर्म सेल या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, कोशिश ये की जाती है कि हम जो चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं, चाहे कोई वैक्सीन बनाना चाहते हैं, प्रोटीन बनाना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसके द्वारा बहुत से एंटीबायोटिक भी तैयार किए जा रहे हैं, वैक्सीन भी तैयार किए जा रहे हैं और एंजाइम भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमारा डिज़ायर्ड जीन क्या है, हम कौन सा जीन चाहते हैं, क्या वो डिसीज रेजिस्टेंस वाला है या हाई यील्ड वाला है या ड्राउट रेजिस्टेंस वाला जीन है। सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट के अंदर, यानी हम जिस प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस होस्ट को आइडेंटिफाई करना है, या हम जो डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस होस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसमें इस जीन को इंट्रोड्यूस कराना है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कोशिश ये की जानी चाहिए कि केवल एक पीढ़ी में नहीं बल्कि हर पीढ़ी में इस तरह का डिसीज रेजिस्टेंस वाला, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जीन हमें प्राप्त हो, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी चेंज के, बिना किसी जो हमारा जेनेटिक जो नियम रहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, बिना सेग्रीगेट हुए ये कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में जा सके, ये हमारा ध्येय होता है। यदि हम बात करें कि टूल्स क्या क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो 3 प्रकार के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम ये बायोमोलिकुलर सीजर भी कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये डीएनए को कहीं से भी कट करने का काम करता है। 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज यूज़ किए जाते हैं। एक एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए के एंड यानी सिरों से डीएनए को काटने का काम करता है, और एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए यानी डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट बनाने का काम ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, इसके लिए जनरली हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर होता है, और इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के अंदर बहुत सारे डिजीज रेजिस्टेंस वाली साइट होती हैं जहाँ पर हम हमारा डिजायर्ड डीएनए इनपुट कर देते हैं। इसके द्वारा ये जो वेक्टर है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डीएनए को ले जाने का काम करता है। और तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट, कि होस्ट सेल के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेड डीएनए को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। इसके लिए हम आइस और
हीट मेथड भी यूज़ करते हैं, जीन गन का या बायोलिस्टिक का भी यूज़ करते हैं। साथ में एक एंजाइम और होता है जिसे हम डीएनए लाइगेज या जेनेटिक गम भी कहते हैं। यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। इसमें हमने देखा कि ई कोलाई में हमने इस प्लाज्मिड को आइसोलेटेड किया था सबसे पहले, और ये हिंड सेकेंड फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। द एंजाइम विच ऐड मिथाइल ग्रुप, इसको डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज कहते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो डीएनए कट करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। अब इनका नाम कैसे देते हैं, जैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है ई कोर 1। तो ई को जो है वो इस्चेरिशिया कोलाई ये बैक्टीरिया का नाम है। तो फर्स्ट 2 जो अक्षर लिए जाते हैं वो पहला उसका जीनस है बैक्टीरिया का, सेकंड जो 2 अक्षर हैं वो उसका स्ट्रेन है, स्पीसीज है। आर और वाई ये जो रहते हैं ये स्ट्रेन रहते हैं। 2 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, एक रफ यानी आर स्ट्रेन और एक होता है एस स्ट्रेन यानी स्मूथ स्ट्रेन। और जो फर्स्ट है रोमन नंबर इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, बल्कि फर्स्ट का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया से सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन साइट में यानी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहाँ से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग होस्ट और वेक्टर दोनों के डीएनए को कट करने में किया जाता है, ताकि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिले वो हमें किस तरह का मिले, बिल्कुल एक जैसा आमने सामने उसमें डीएनए के नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। इससे हमें जो स्टिकी एंड मिलते हैं इन दोनों को बाद में हम डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ देते हैं। और ये जो यदि हम क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स की बात करें तो इसमें 4 चीज़ें होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट हो और वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहाँ पर हम हमारा एलियन डीएनए इनपुट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन होता है वो हर सेकंड हर मिनट में अलग अलग बैक्टीरिया हर मिनट 10 मिनट में 5 मिनट में रेप्लिकेट होता है और अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेता है। तो जिस बैक्टीरिया का कम समय में ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है उस बैक्टीरिया के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर हमारा डिजायर्ड डीएनए एलियन डीएनए जोड़ देते हैं, ताकि जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा आपका डीएनए भी डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। इसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर की बात आती है। सिलेक्टेबल मार्कर वो चुना जाता है जिससे हम आसानी से ये सिलेक्ट कर सकें कि किस बैक्टीरिया के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया है, किस प्लाज्मिड के अंदर डिजायर्ड डीएनए पहुंच गया है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, PBr 322 प्लाज्मिड का हम उदाहरण बता रहे हैं। इसमें डिसीज रेजिस्टेंस के लिए 2 साइट होती हैं, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होता है और एक एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होता है। यदि हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट पर हमारा एलियन डीएनए जोड़ देते हैं और यदि वो जुड़ जाता है तो इससे जो प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस खो देता है और हमारा एलियन डीएनए वहाँ जुड़ जाता है और वो ट्रांसफॉर्मेंट बन जाता है। इस स्थिति में अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है जब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा जाएगा तो ये जीवित नहीं रह पाएगा और इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सिलेक्टेबल मार्कर है। तीसरी चीज़ होती है क्लोनिंग साइट, कहाँ पर क्लोनिंग की जाए, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं। चौथा है वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल। हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लांट्स के अंदर एनिमल के अंदर, जैसे प्लांट्स में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टाई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं जो कि एक कैंसर कारक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है जो पहले प्लांट्स के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता था, लेकिन अब ये उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कर सकता है, विटामिन ए का सिंथेसिस भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे पैथोजन का यूज़, चाहे वो बैक्टीरियोफेज हों, वायरस हों या फिर वो प्लाज्मिड हो, इनको वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है जो प्लांट और एनिमल में हमारे डिजायर्ड डीएनए को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात देखेंगे। ये सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से डीएनए डबल होता है, उस स्थान को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। एनी पीस ऑफ डीएनए जब इस स्थान पर जुड़ दिया जाता है तो वहाँ पर ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाई कॉपी नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। सिलेक्टेबल मार्कर में जिसमें हमने आपको बात बताई थी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 जगह हैं जहाँ पर ये एलियन डीएनए हम जोड़ सकते हैं।
जब तक ये एलियन डीएनए नहीं जुड़ता ये प्लाज्मिड कभी भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में मरता नहीं है, ये हमेशा जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पर एलियन डीएनए जोड़ेंगे, अब ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, अब ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में मर जाएगा और ग्रोथ नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। PBr 372 का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। और ड्रग रेजिस्टेंस जो रहती हैं उस साइट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इससे हम बहुत सारी कॉपी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर हम टाई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग करता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे जीन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा और दूसरी मेथड के द्वारा। यहाँ हम देखेंगे कि जीन किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहला है हीट शॉक। जब किसी सेल को गर्म करते हैं और फिर उसको बर्फ़ में रखते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा और गर्म करने के दौरान, हीट शॉक और कोल्ड शॉक के दौरान, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लूज़ होती है और इसी दौरान ये हमारा एलियन डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। दूसरी टेक्निक होती है माइक्रो इंजेक्शन। हमारा जो एलियन डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचना चाहिए, इसके लिए एक मेथड यूज़ की जाती है जिसे हम माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। तीसरा होता है बायोलिस्टिक या जीन गन। इसमें क्या करते हैं, हम गोल्ड या टंगस्टन की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनमें हम इस एलियन डीएनए को क्या कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, उसको पॉलिश्ड कर देते हैं। और जब इंट्रोड्यूस कराते हैं जीन गन के द्वारा तो ये पूरे हाई डेंसिटी के कारण सीधे न्यूक्लियस के अंदर हमारा एलियन डीएनए पहुंच जाता है। और चौथी चीज़ होती है यूज़ ऑफ डिसआर्म पैथोजन। जिस तरह से मलेरिया प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भेज देता है, इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि यही मच्छर जो प्लाज्मोडियम को भेज रहा है, बीमार कर रहा है, यही मच्छर विटामिन ए वाले जीन को इंट्रोड्यूस करा दे किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसमें विटामिन ए की कमी है। तो इसको हम यूज़ ऑफ डिसआर्म पैथोजन कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में भी इसने ग्रोथ की होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।